Hello everyone. In last lecture we have discussed about the real and apparent depth of any object, है ना, in refraction. So अभी तक हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के अंदर जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है, रेयर से डेंसर जाती है, तो जिसके कारण वो अपना रास्ता भटक जाती है, जिसके कारण कुछ ऐसा इंसिडेंस भी हमने लास्ट टाइम देखा कि अगर पानी के अंदर कोई चीज रखी होती है तो वो हमें वास्तविक गहराई के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर की ओर दिखाई देती है, जिसे हम आभासी गहराई कहते हैं, या आभास होता है हमें कि वो थोड़ी सी ऊपर है बट वास्तव में नीचे होती है। एक ऐसे इंसिडेंस आपकी एनसीईआरटी बुक में जस्ट उसी टॉपिक के बाद वाला है, ठीक है, इसे आप ध्यान से समझिए। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। डिले सनसेट से स्टार्ट करते हैं हम कि डिले सनसेट का मतलब क्या होता है। आपका जो ये हॉरिजन है ना, ये आपकी पूरी अर्थ है, ये अर्थ के यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, इमेजिन कर लो। देन इसके आसपास ये गैसेस है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी गैसेस, ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम ये मान लें कि डेंसर मीडियम, तो इसीलिए इसको सघन माध्यम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस बहुत सारी है, पास पास है। और इसके कंपैरिजन में बाहर वाला क्या कहलाएगा? एयर नहीं, एयर यहाँ होती है, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वैक्यूम हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं विरल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा स्पेस है, यहाँ पर इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, होते हैं कुछ पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल क्लियर हो, बट यहाँ पर जो एयर है वो यहाँ तो नहीं मिलेगी ना, मतलब ये क्या हो गया? विरल माध्यम। और ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस आपको मिलेगी, कंप्रेस्ड हो जाती है, कंप्रेस मतलब बहुत पास पास होंगे इसके पार्टिकल, आपने सारी लेयर्स पढ़ी होगी, ठीक है। और अगर हम सन की बात कर रहे हैं तो स्पेस है ना, तो स्पेस में क्या होगा? विरल माध्यम कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, और मतलब रेयर मीडियम, और इसको हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है। अब देखो, जब सन, ये अपना हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन मतलब अपनी आंखों से बिल्कुल एक सीधी खींची जाने वाली लाइन जो इमेजिनरी है, बट हमारी आंखों के जस्ट सीधे में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब सनसेट हो चुका है, ये सनसेट हो चुका है, ठीक है, लेकिन उससे भी 2 मिनट का डिफरेंस होता है हमें जब सनसेट हो जाता है, ठीक है, उसके 2 मिनट ऊपर तक हमें सन दिखाई देता है, यानी हमारी जो हॉरिजॉन है ना, सनसेट होने के बाद के 2 मिनट तक हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सनसेट हो चुका है उससे आने वाली जो लाइट रे होती है, ठीक है, वो यहाँ से कहाँ आ रही है? डेंसर के अंदर, ठीक है, और जब वो डेंसर के अंदर आती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। सपोज दैट मैं आपको यहाँ समझा सकती हूँ, एक लाइन हम सीधी खींचते हैं, ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम है और ये जब आई तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल खींच सकती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इस पॉइंट पे, ठीक, ये नॉर्मल हो गया। अब जो लाइट अंदर आ रही है तो रेयर से डेंसर की ओर जाएगी, ठीक है, तो वो इस तरफ से जब डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि उस तरफ जाकर अपना एंगल चेंज कर देगी। तो जब वो एंगल चेंज करती है तो धीरे धीरे वो लाइट रे, ऐसा लगता है कि ये जो इमेज जो देखने वाला है, ठीक है, उसी की आंखों पर जा रही है, लेकिन जब वो इसे देखता है, इसके डेविएट होने के कारण उसे वो कहां से आती हुई दिखाई देती है? उसके जस्ट ऊपर से, मतलब ये यहाँ पर आते ही, इस मीडियम में आते ही वो डेविएट हो गई, डेविएट होने के कारण उसका एंगल चेंज हो गया, मतलब वो अब यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी ऊपर से, ठीक है ना, ऐसे आने की बजाय थोड़ी सी ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है, और उसका एंगल जब हम देखते हैं तो वो हमें सन यहाँ दिखाई देता है। ऐसा बहुत कम डिफरेंस होता है इसके बीच में, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बन रहा है वो, लेकिन ये डिफरेंस कितना होता है? 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट का डिफरेंस होता है। जब सनसेट हो जाता है तब तक उसके 2 मिनट पहले तक हमें ऐसा नजर आता है कि सन वहीं पर है, और सनसेट होने के वैसे ही सेम केस है सनराइज का, कि सनराइज हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन हमें उसके 2 मिनट तक पता नहीं चलता, मतलब सन की कंडीशन आगे की तरफ होती है, उसके 2 मिनट के बाद हमें वो अपीयर होता है, जबकि वो पहले 2 मिनट पहले ही सनराइज हो चुका होता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है? इससे चलकर आने वाली लाइट रेज जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो वो डेविएट हो जाती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेविएट होना मतलब, बार बार हिंदी मीडियम वाले अपने माइंड में रख लो,
भटकना, रास्ता भटक जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का खास ध्यान रखिए, ठीक है। ये दोनों टर्म बहुत अलग है, दोनों के केस बहुत अलग है, दोनों अलग अलग सेपरेट नेचर रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी रिफ्रैक्शन चल रहा था ना, अब एक नया टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक केस देते जाएंगे वन बाय वन। मान लो ये ऐसी लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, यहाँ पर एयर रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रख लेते हैं ग्लास या सिंपल डेंसर लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, यानी कि विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अब सघन का मतलब यहाँ कांच भी हो सकता है, ग्लास या वाटर, ठीक है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा जाएगी विरल माध्यम में, तो आपने देखा होगा कि जब लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से सघन से विरल में जा रही है, तो वो नॉर्मल के पास जाएगी या नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये नॉर्मल है अभिलंब, इससे वो क्या होती है, दूर हटती है, क्योंकि सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो देखो यहाँ पर मैं उसे थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, ठीक है, उसे जाना चाहिए था ऐसे, पर वो अभिलंब से दूर हट गई, ये अभिलंब से दूर हटा दिया, एंगल आई यहाँ हो गया, एंगल आई हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस आई को और बढ़ा देती हूँ, मतलब मैं ये जो आपतित कोण है, आपतन कोण है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाने से क्या होगा, देखो इसका एक और केस देखते हैं। मान लो मैंने इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कोण बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपतन कोण बढ़ गया। अब आपतन कोण बढ़ेगा तो हमें तो पता है कि सघन से ये कौन सा है, डेंसर मीडियम, ठीक है, ये एयर या रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी है तो ये दूर हटेगी अभिलंब से, जब इसे सीधा जाना चाहिए था तो ये और दूर हट गई, आपतन कोण और बढ़ा दिया तो ये और दूर हट जाएगी, मतलब इसे जाना चाहिए था ऐसा, ऐसे जाना चाहिए ना। अब ये दूर हटते हटते इस केस पे आ गई कि वो यहां से 90 डिग्री पर ही डेविएट हो गई, आया समझ में, ठीक है, जाना चाहिए था ऐसे, पर यहां से नॉर्मल से दूर होने के कारण वो इस तरीके से गई कि मान लो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री, ठीक है। उस केस में हम आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण मतलब IC, C मतलब क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब जब हम आपतन कोण का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आपतन कोण का मान कुछ इस प्रकार रखा जाता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस समय आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है, यानी कि the angle of incidence on which the angle of refraction becomes 90 degree, in that condition the angle of incidence is called critical angle, यानी कि इसी angle of incidence यानी इसी आपतन कोण को हमने क्या नाम दे दिया, क्रांतिक कोण। पर कब दिया, जब इसी की जो वैल्यू है इसके कारण यहाँ पर अपवर्तन कोण की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। क्यों हो गई, क्योंकि हमें पता है कि डेंसर से कहा जाती है वो रेयर मीडियम में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इससे और बढ़ाया जाए,
अब हमने क्या करा कि ये जो आपतन कोण है यहाँ पर वो क्रांतिक कोण के बराबर है। क्रांतिक कोण मतलब क्या, जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, मतलब ये राइट रे की जा रही है, ठीक है। सीधा जाना था पर सीधे ना जाते हुए इधर चली गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक केस और बताऊंगी कि जब मैं इसको और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं मतलब ये जो क्रांतिक कोण था, क्रिटिकल एंगल था, इससे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू और बड़ी कर दूं। देखो और बड़ी कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एंगल आई को मैंने और बड़ा कर दिया, किससे, क्रांतिक कोण से या एंगल इंसिडेंस। ये एंगल का साइन है और ये ग्रेटर देन का सिंबल, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर इसको मैंने इससे बड़ा कर दिया यानी कि आई की वैल्यू क्रांतिक कोण से क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी, तो क्या होगा, अब सुनो, ये जब और बढ़ता जाएगा तो ये वाली जो रेज है 90 पर तो आ चुकी थी, अब ये वापस कहाँ जाएगी, अपने ही मीडियम में, क्योंकि इसका काम है अभिनव से दूर हटते जाना, ठीक है। तो अभिनव से दूर हटते हटते ये अपने ही मीडियम में आ जाएगी, यानी ये अभी तक 90 थी और यहाँ से आई की वैल्यू बढ़ा दी तो ये अपने ही मीडियम में, मीडियम मतलब माध्यम में वापस आ जाती है। उससे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि देखो ये डेंसर मीडियम था, यहाँ पर एयर थी, जब कोई लाइट रे सघन माध्यम से विरल में चली गई है ना, पर उसके बावजूद भी उसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन हो गया है। तो परावर्तन का मतलब होता है कि जिस माध्यम में जा रही है टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापिस आ जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या, कौन सा केस बन गया, परावर्तन का, जबकि यहाँ कोई पॉलिश नहीं है। यहाँ आपको पॉलिश नजर आ रही है क्या, कोई चमकीली सतह है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद उसका क्या हो गया, परावर्तन। तो अपवर्तन का केस होना चाहिए था, पर ये कंडीशन कहलाती है परावर्तन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ सकती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होने के कारण लाइट रे उसी मीडियम में रिटर्न आ जाती है, और रिटर्न आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर विदाउट पॉलिश, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन का केस नहीं लग रहा है, कोई रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिटिकल एंगल से इसकी वैल्यू बड़ी रख दी और ये अपने मीडियम में आ गई। इसीलिए हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका परावर्तन हो गया ना, इसलिए हम इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वैसे आपने 10th में ये चीज पढ़ रखी है। अब देखो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा अपनी बुक में बता देती हूँ, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया है ना, एक बहुत सारे केस को एक ही केस में मर्ज कर दिया है। देख लीजिए आप, देखो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम मतलब एयर और डेंसर मीडियम मतलब वाटर या ग्लास। देखो एक तो रे है लाइट रे जो सीधी आती है तो हमेशा सीधी जाती है, ये तो आपको पता है ना कि कोई भी लाइट रे, कल हमने कॉइन में भी देखा था कि जो सीधी आती है 90 डिग्री पे वो बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है। अब देखो दूसरी रे थोड़ी सी टेढ़ी गई और जाके अब ये जो अभिलंब था, नॉर्मल था, उससे थोड़ी सी दूर हट गई। तीसरी रे फिर गई, फिर तीसरी रे में आई की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर ली तो ये अभिलंब से और दूर हट गई। फिर चौथी रे में लाइट ये जो आई की वैल्यू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो इस प्रकार कर ली कि ये मुड़ते मुड़ते 90 डिग्री पर ही आ गई। ये डार्क लाइन दिख रही है आपको, जो केस मैंने आपको 90 डिग्री वाला समझा है, उस केस को यहाँ पर लिखा है आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और इसमें पांचवें केस में बताया कि अब हम इसकी वैल्यू, आईसी की वैल्यू और बड़ी कर लेते हैं, आई की वैल्यू आईसी से बड़ी कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हुआ क्रिटिकल एंगल के, तो वो अगेन अपने मीडियम में वापस आ गई। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, टेबल आप देख सकते हो। ये डायरेक्ट वैल्यू है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सब्सटेंस आप कौन से ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, क्राउन ग्लास ले रहे हो, डेंस प्लेट ग्लास ले रहे हो, डायमंड ले रहे हो, तो सबकी वैल्यू फिक्स है यहाँ पर और सबके क्रिटिकल एंगल भी फिक्स है। क्रिटिकल एंगल मतलब ये यहाँ से जो आईसी की वैल्यू है ना डिसाइड करना, वो सब मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। देखो कंडीशन बहुत सिंपल है, दो ही कंडीशन है। जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं, वैसे यहाँ पर दो नेसेसरी कंडीशन है।
पहली कंडीशन तो क्या है कि ये नॉर्मल से दूर हटना चाहिए, तभी तो ये दूर हटते हटते इस मीडियम में वापस आएंगे। यानी कि लाइट रे हमेशा डेंसर से कहाँ जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट्स दूंगी, उसमें आप नोट कर लेना। अभी आप समझ लो पहली कंडीशन क्या है, लाइट रे को हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, तो ही ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या, ये जो आई की वैल्यू है, पहला तो हमेशा लाइट रे को कहाँ जाना चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम, या फिर बोल सकते हैं सघन से विरल में ही जाना चाहिए। इसकी प्रॉपर थ्योरी मैं आपको सेंड कर दूंगी। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो आपतन कोण का मान है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण के मान से। अच्छा, अब इसमें से एक और चीज सबके निकल के आती है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये अलग से क्वेश्चन बनता है। तो क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण कोई अलग से चीज नहीं बनी है, उससे वो आपतन कोण ही है, पर कौन सा वाला, जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, यानी कि आई इस, अब देखो आई को ही हमने आईसी कहा है, लेकिन कब, जब यहाँ पर जो एंगल आर है वो 90 डिग्री हो जाए, तब वाला केस होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, आई की वैल्यू हमेशा बड़ी रखना है क्रांतिक कोण से। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ केस देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, है ना। उसमें से मैं आपको मिराज समझाती हूँ आज। आपके बुक में तो और भी केसेस गिवन है, पर इसमें से हम मिराज समझते हैं। ठीक है, अपने मिराज को देखा होगा कुछ इस तरह से, पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में सुना होगा। ये देखो, ये जब कोई पेड़ होता है बहुत दूर होता है और हम ऑब्जर्वर उसे देख रहा होता है, ठीक है, तो उस पेड़ से आने वाली जो लाइट रे होती है वो टकराकर जब ऑब्जर्वर की आंखों में आती है, तो फाइनली वो जो लाइट रे हैं वो ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देता है, वो पेड़ उसको जब लेता है, देखो ये लाइट रे यहाँ से चलती हुई आई, लेकिन मीडियम में ट्रैवल करते करते बैंड हो जाती है, और बैंड होके उसका जो आने का रास्ता था सीधा, वो मुड़ते मुड़ते कुछ इस तरीके से आ जाता है कि ऑब्जर्वर को लगता है ये लाइट रे इस तरीके से पीछे से आ रही है, और जहां से आती हुई दिखती है वहां पर उसकी इमेज उल्टी बनाई दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं मिराज वाली कंडीशन। ठीक है, मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, हम यहाँ पर ये सरफेस ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर छोटा सा पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, अब सुनो, मिराज कब बनता है, पॉसिबल कब होता है, जब बहुत तेज धूप हो, है ना, समर सीजन, रोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, रोड हो या सैंड हो, जो भी सरफेस है हमारी वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाए। हॉट होने से क्या होगा, वो जितनी भी समर सीजन में क्या होता है, सन से आने वाली जो हीट होती है वो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो उस हीट को रेडिएट करना शुरू करती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना गर्मी में रोड कितने गर्म हो जाते हैं, जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चलना में, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो हमारे फुटवियर्स तक गर्म हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी की बात करें तो जब इस तरह की गर्मी होती है तो हमारी अर्थ क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है पहले, और उसके बाद जब पूरी तरह से वो गर्म हो जाए तो हीट को इमिट करना शुरू कर देती है। तो हमारी अर्थ जब हीट इमिट करना शुरू करती है, ठीक है, तो उसके कारण अर्थ ने जो हीट इमिट की है उसके कारण यहाँ की जो एयर होती है नीचे नीचे जो अर्थ के ज्यादा पास में, वो एयर बहुत ज्यादा हॉट होती है एज कंपेयर टू इसके जस्ट ऊपर वाली एयर। ठीक है, फिर इससे ऊपर वाली एयर क्या होती है, और ज्यादा कूल होती है। तो सबसे नीचे वाली हॉट, फिर ऊपर वाली उससे थोड़ी कूल, ठीक है, जो रोड के कांटेक्ट में वो ज्यादा हॉट होती है, उससे ऊपर वाली लेयर जो रहती है एयर की वो थोड़ी सी कूल होती है इसके कंपैरिजन में। इसके ऊपर वाली जो एयर पार्टिकल होंगे वो इसके नीचे वाली से थोड़े से कूल रहेंगे। ऐसा करते करते ऊपर वाली सरफेस कूल रहती है, और हर लेयर बाय लेयर हम देखते जाते हैं कि ये हॉट होती जाती है जैसे जैसे क्लोजर, यानी कि
यहाँ पर कोल्डर से हॉटर रीजन तक की हम जा रहे हैं मूव करके। अब जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। ठंडी हवा के पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, यानी कि यहाँ पर डेंसर मीडियम बनता है। और जैसे ही एयर पार्टिकल को हीट मिलती है तो आपको पता है कि हीट गेन करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो जो गर्म हवा होती है वो रेयर मीडियम की तरह काम करती है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं। और डेंसर है तो क्या होगा, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, अदर गैसेस सब पास पास होंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका डेंसर मीडियम। ठीक, अब डेंसर से ये मान लो कोई लाइट रे चलती है, तो देखो पहले हम इसकी लेयर बना देते हैं। ये वाली ज्यादा ठंडी, ये वाली उसके कंपैरिजन में कम ठंडी, फिर ये सबसे ठंडी, फिर गर्म, फिर गर्म, फिर गर्म। ठीक है, अब देखो जब ये लाइट रे इसके पेड़ों से, वैसे तो बहुत सारी निकलती है पर हम एक ही कंसिडर करते हैं, इसके टॉप से लेके। जब इसके टॉप से चली तो यहाँ पर डेंसर मीडियम था और यहाँ पर क्या होता, रेयर मीडियम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो जैसे डेंसर से रेयर में आएगी तो यहाँ एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, और रेयर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, सॉरी डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती है। तो ये सीधी जाने की जगह नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ठीक है, इसे जाना था ऐसे पर ये बेंड हो गई। ठीक है, बेंड होती होती चलती चलती आएगी नीचे, जहां भी बेंड हुई, तो जहां तक बेंड हुई वहां पर फिर मीडियम बना। अब नीचे वाली हवा और गर्म थी और ये वाली ठंडी थी, मतलब अब ये डेंसर मीडियम और ये बन गया रेयर मीडियम। ठीक है, अब जैसे इसमें ट्रैवल करती है, इसे सीधा जाना था पर वो फिर इससे सीधे जाने की जगह डेविएट हो गई कुछ इस तरीके से। इसका एंगल सीधा रखेंगे, जाना था ऐसे और ऐसे न जाते हुए ऐसे चलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, और ऐसे जाते जाते वो नीचे गई। अब नीचे वाली और ज्यादा थी, तो ऐसा करते करते ये क्या हो जाएगी, अपने ही मीडियम में डेंसर। ये वाली तो बिल्कुल रेयर थी और ये डेंसर थी, तो ये चलते चलते डेविएट होते होते अपने मीडियम में वापस आ जाती है। और जैसे ही अपने मीडियम में वापस आएगी तो यहाँ पर आने वाला जो भी पर्सन है या पर्सन यहाँ जो खड़ा रहेगा, ठीक है, उस पर्सन की आंखों में तो ये कहाँ से आती हुई दिखेगी, ऊपर की बजाय नीचे से आती हुई। वो जब इस लाइट रे को ऑब्जर्व करेगा तो वो इसको समझेगा कि ये पीछे से आ रही है, और जो इसकी हाइट तक वो ऊपर से नजर आ रही थी जो लाइट रे, वो लाइट रे नीचे से नजर आएगी, जिसके कारण इस पेड़ की जो इमेज है उसको नीचे की तरफ दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं मिराज, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी बुक में 2 डायग्राम दिए हैं और ये छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना आपको आना चाहिए। हमने जो भी केस यहाँ पर डिस्कस किया ना, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, मिराज वर्ड याद रखिएगा। और डेंसर और रेयर मीडियम को आप याद रख लीजिए, सघन माध्यम और विरल माध्यम के ही बारे में बताया है। ठीक है, उसके अलावा आपका होमवर्क है अपने बुक में पेज नंबर 322। ठीक है, उस पर डायमंड के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, बस ये 2 टॉपिक आपको रीड करने हैं कि सिंपल है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर जब भी हमने ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, तो डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड की ब्राइटनेस क्यों होती है, क्योंकि अंदर जब लाइट रे जाती है उसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो वहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण लाइट अंदर ही अंदर टकराती रहती है और उसकी ब्राइटनेस होती है। उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना। प्रिज्म के बारे में भी आपको बताया है। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक, थैंक यू।